नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं देश का मूड मीटर। 6 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और कल 7वें और आखिरी दौर की वोटिंग है। अभी से बस 24 घंटे बाद इस बात के रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे कि इसमें किसकी सरकार बनने जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के सबसे सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े भी आप कल इसी समय से देखना शुरू करेंगे, बल्कि और इसी समय से हम आंकड़े दिखाना शुरू करेंगे। कई राज्यों के नतीजे क्या होने वाले हैं, इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों को ही ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में लड़ाई बहुत रोचक है। खासकर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को लेकर सारे एक्सपर्ट और हमारे सारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि यहां की लड़ाई और यहां के जो आंकड़े हैं वो नतीजों में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर नेटवर्क और एक्सपर्ट जो ट्रेंड बता रहे हैं आज उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल देख लेते हैं जिसका कि आपको जवाब देना है और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो सवाल क्या है? सवाल नंबर एक है कि इनमें से किन राज्यों में एनडीए और इंडी गठबंधन में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। इन तीनों में से किस राज्य में मानते हैं कि सबसे कड़ा मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच में? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार और ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। इन तीनों राज्यों में से कहां आपको लगता है कि सबसे जबरदस्त लड़ाई है दोनों गठबंधन के बीच में? हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं और कल सिर्फ वोटिंग बाकी है, इसलिए चुनाव एक तरीके से यूं कहिए कि इसका समर जो है, महासमर, वो शेष हो गया और अब आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या रहा है। ऑप्शन आपके पास है सनातन बनाम हिंदू विरोध, ऑप्शन बी महंगाई बेरोजगारी जैसा कि जिसको कि विपक्ष उछालती रही है, और ऑप्शन सी आरक्षण संविधान की रक्षा जिसको कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करती रही है। तो ये है 3 विकल्प। जरा सवाल नंबर 3 दिखाइए। आप चुनाव बाद इंडी गठबंधन का क्या भविष्य देखते हैं, ये सवाल है। और ऑप्शन है आपके पास इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, ऑप्शन बी विपक्ष में ही रहना पड़ेगा, और ऑप्शन सी चुनाव बाद बिखर जाएगा इंडी गठबंधन। तो ये 3 सवाल है जिसका कि आपको जवाब देना है। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ चुका है जिसको कि आप जैसे ही अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी। यही 3 सवाल आपको दिखेंगे। इन तीनों सवालों के जवाब देने हैं आपको और उसके बाद उसे सबमिट करना है और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरना है, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए, क्यूआर कोड स्कैन करके वोटिंग करना शुरू करिए और हम लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एग्जिट पोल के नतीजे हम कल दिखाएंगे, इसी वक्त से एक तरीके से समझिए कि आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन देश के 4 बड़े राज्यों में फाइट कैसी है ये हम आज ही आपको बताने जा रहे हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। यूपी में 67 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ 7 नई सीटें ऐसी है जिस पर इंडी गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है। यानी कि अभी इंडिया गठबंधन के पास 6 सीटें हैं और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 13 सीटें ऐसी है जिस पर की कड़ी फाइट है। बिहार में अभी तक जिन 32 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें ऐसी लड़ाई सिर्फ 6 नई सीटों पर है। 1 सीट पहले से आरजेडी के पास है। इस हिसाब से अगर अभी तक आप देखें तो चुनाव में सिर्फ 7 सीटों पर, अभी तक के चुनाव में सिर्फ 7 सीटों पर इंडी गठबंधन और इंडी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 13 नई ऐसी सीटें हैं जिस पर इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच में टक्कर है, जबकि पश्चिम बंगाल में जिन 33 सीटों पर मतदान हो चुका है उनमें से बीजेपी 11 नई सीटों पर टीएमसी को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार बीजेपी के पास 18 सीटें थी, उस हिसाब से अभी तक की लड़ाई में इस बार 29 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला है। तो ये है कुछ बड़े राज्य जहां पर की लड़ाई किस तरह की है, किस तरह का मुकाबला है, उसका एक अंदाजा मिल रहा है आपको। इसके नतीजे क्या होंगे हम सीट वाइज कल आपको बताएंगे कि कहां पर कौन सी सीट, कहां किस सीट पर किस पार्टी को हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बढ़त मिल रही है और कहां कौन जीत रहा है, ये हम आपको कल बताएंगे। लेकिन अभी इस लड़ाई का एक समरी, जो अभी तक के 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उसका एक कहिए कि एक सार हमने आपको दिखाया कि अभी तक की बड़ी लड़ाई, जो जिन बड़े राज्यों में बड़ी लड़ाई दिख रही है वहां पर किस तरह का मामला दिख रहा है और किस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ती दिख रही है। इनमें से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में अभी आखिरी चरण का मतदान बाकी है, जैसा कि आपको पता ही होगा। कल वोटिंग होगा उसके लिए और वोट डाले जाएंगे उसके लिए। तो उसके बाद हो सकता है इन आंकड़ों में कुछ और तब्दीली हो, लेकिन तब हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम अपने
मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं, जिनसे हम इससे जुड़े हुए सवालों पर चर्चा करेंगे। चारू प्रज्ञा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी की, जुड़ेंगी अभी हमारे साथ। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुभंकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक, और जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। इसके साथ साथ अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया, हमारे यहाँ कहावत है कि ये मुंह और मसूर की दाल। तो भाई अगर इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं और सपने ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि सरकार ही बना लेंगे, कैसी लड़ाई? मैं समझा नहीं, आपने क्या सवाल पूछा? अच्छा, आपने लगता है कि वो उन आंकड़ों को देखा नहीं जो हमने अभी बताया कि यूपी में अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, जिन 67 सीटों पे, उनमें से 5 पहले से जो 5 सीटें थी पहले से समाजवादी पार्टी के पास, उसके अलावा सिर्फ 7 नई ऐसी सीटें हैं जहां पर की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बाकी जगहों पे एक तरीके से टक्कर इतनी मजबूत नहीं है। तो सिर्फ 7 नई सीटों पे आप मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई इसके मतलब ग्राउंड पे नहीं गए, ये फर्जी है आपका जो आप दिखा रहे हैं। भाई हमने फर्जी आप इसको कहे, इसको जो आप कह लें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे रिपोर्टर और एक्सपर्ट का जो ट्रेंड है उसके आधार पर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। ये फर्जी आंकड़े देना बंद कीजिए, ये बीजेपी का एजेंडा चलाना बंद कीजिए। अगर फील्ड पे गए होते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप कह रहे होते कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी साफ है और टक्कर ऐसी है कि बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और आप फर्जी आंकड़े देख के एक एजेंडा चलाने लग गए कि हमने कहां से आंकड़े ले आए, आप किसने दे दिया आपको? आइए मेरे साथ चलिए, आप आज अभी निकलिए स्टूडियो से, हम लोग चलते हैं। आपको अरे मैं कहता हूं आइए अनुराग भदौरिया, हमारी आपको पता है कि जो टीवी चैनल है वो एग्जिट पोल करते हैं, अपनी एजेंसी के जरिए आंकड़े जुटाते हैं और उसके जरिए हम प्रॉपर एग्जिट पोल करते हैं। अनुराग भदौरिया सुनिए ना, ऐसा काम कीजिए ना, काहे हम सब चक्कर पड़े। आप भी निकलिए, हम भी निकलते, दोनों भाई चलते हैं, और रास्ते में कैमरा लगाए रखिए, और शाम तक जब तक लौटेंगे 8-9 बजे तक आपके आंकड़े बदल जाएंगे। चलिए आप, सबसे अच्छा, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता ना भाई। स्टूडियो से बाहर निकलिए, हम दोनों भाई साथ चलते हैं, और आप लोगों से पूछते चलते हैं, जो जवाब मिलेगा उसी पे आप शाम को चला दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आपको कि साइंटिफिक सर्वे होगा जो हम सर्वे करते हैं, जो हम जिस तरीके से सैंपल, आप इस तरीके से रैंडम सैंपलिंग कर लेंगे और आपको लगता है इससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाए। भाई किसी हर व्यक्ति से पूछ लेंगे। आइए अनुराग भदौरिया, आप क्या करें, आपका तरीका साइंटिफिक नहीं है, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि जो टाइम्स नवभारत का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो बहुत साइंटिफिक होता है, और वो साइंटिफिक होगा, उसका एक तरीका होता है। सुन तो लीजिए, काहे परेशान? दिक्कत यह है कि अगर हार नहीं रही होती तो आप ये दिखा नहीं रहे होते। अगर बीजेपी जीत रही होती तो आप ये दिखा नहीं रहे होते। बीजेपी हार रही इसलिए आपको बोला गया है दिखाइए, कुछ बचाइए, कुछ इज्जत बचाइए, कि इज्जत पूरी लूटी जा रही है। अरे हमारे बचाने से कौन सी किसकी इज्जत बच रही है? अगर हमारे बचाने से इज्जत बच जाती तो हम तो सबकी बचा लें। सवाल ये है कि भाई इज्जत बचाना, इज्जत डुबाना जनता के हाथ में है, और वो उसका रुझान कल पता लग जाएगा इसी वक्त, और आखिरी तौर पे 4 जून को पता लग जाएगा। अवधेश जी, माहौल बनाने के लिए आपने प्रोग्राम रखा है, चला नहीं सकते तो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख का बन जाए, आप चीजों को, आप सारे आंकड़े खारिज कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप खारिज कर दीजिए, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि हमने एक साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पे जो हमें अभी तक पता लगा है, जो एक्सपर्ट का कह रहे हैं उसके हिसाब से जो ट्रेंड है, हमने वो बात कही। बाकी आपके ऊपर। अब अवधेश जी, मैंने कहा कि भाई अभी पता नहीं आप थोड़ी देर से जुड़े हैं। हमने एक आंकड़ा दिखाया। जाहिर सी बात है कि हम अभी कोई रुझान या कोई एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने ये समझने की कोशिश की है कि जो 6 फेज के अभी तक के जो चुनाव हुए हैं, उसमें किस तरह की लड़ाई है, उसमें कितनी सीटों पे कौन मजबूती से लड़ता हुआ दिख रहा है। और यूपी में जिन 67 सीटों पे अभी तक चुनाव हो चुके हैं, उसमें से जो 5 सीटें पहले से समाजवादी पार्टी के पास है, उसके अलावा 7 नई सीटों पे ये मजबूती से लड़ते हुए दिख रहे हैं अभी तक। अभी अंतिम फेज का फिर से कल मतदान है, उसके बाद और हो सकता है इस आंकड़े में कुछ कमी बेसी होगी, वो अलग चीज है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी तक 7 और सीटें हैं, नई सीटें, तो 7, 6, 13। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि अगर यही लड़ाई लड़ रहे हैं तो कौन सी लड़ाई और इसके क्या नतीजे दिखेंगे? नहीं तो अनुराग भदौरिया तो जब 2022 के विधानसभा चुनाव में बैठते थे, हम लोगों को ऐसे ही बोलते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मेरे पर ऐसे ही हमला करते थे, पत्रकारों को ही कहते थे कि एजेंडा चला रहे हैं। तो ये ऐसे ही बोलेंगे। देखिए एक बेसिक पॉइंट क्या है कि पिछले 2019 में
समाजवादी पार्टी और बसपा जो उत्तर प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, दोनों प्रमुख पार्टियां मिलकर लड़ी, इनको 37% वोट आए, दोनों को मिलाकर 37% वोट आए, लेकिन सीटें 15 तक सिमट गई। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं वहां है, 6.56% वोट और 1 सीट तक वो पार्टी रही है। फिर बीच में नहीं अनुराग जी, ये आदत नहीं चलेगी, नहीं ये नहीं चलेगी, पॉइंट रख रहे हैं, नहीं ये नहीं चलेगा कि आप जो चाहेंगे वही बोला जाएगा। भैया आप जो चाहोगे वही बोला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अनुराग भदौरिया, आप ये क्यों चाहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं सब उसी लाइन पर उनके पास अपना नजरिया है, अपने आंकड़े जरा रख लेने दीजिए, जनता को एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, रखने दीजिए। अनुराग जी जब डिबेट में होते हैं तो उसमें जरा आराम से बोलना कठिन होता है। ये हम लोगों के पुराने मित्र हैं, ये जब शुरू होते हैं तो रुकते नहीं है, ये इनमें ब्रेक भी नहीं होता, ये चलता रहता है लगातार। इसमें आप अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात तो इस बार देखिए, इस बार कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या दशा है वो विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने देखा है, 2% वोट तक कांग्रेस सिमटी हुई है। तो जब बसपा के साथ ये नहीं जीत सके तो ये कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी जो 49.5% वोट पर है, उसको एक बार में सोचते हैं कि हम फहा कर देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये बात सच है कि कुछ इस बार दुर्भाग्य से इस बार कुछ जातीय कार्ड चला है, ये फैक्ट है, इसको हम अस्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी जो बीजेपी के लिए निगेटिव पॉइंट रही है कि इन लोगों ने जो दुष्प्रचार किया है कि भाजपा संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा, वो कुछ पॉइंट तक दलितों के पास पहुंचा है। वो थोड़ा वोट जो है इस समय सपा और कांग्रेस की ओर ट्रांसफर किया है, लेकिन ये सब वोट ऐसे नहीं है कि परिणाम को एकदम पलट देंगे। जब 37% वोट पर समाजवादी पार्टी जब परिणाम नहीं पलट सकती, और पिछले विधानसभा चुनाव में रंजीत जी पूरा एंटी बीजेपी वोट कंसोलिडेट होकर एसपी की तरफ गया था कि इस बार इनको हरा देना है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। 32% वोट आया था, फिर भी ये बीजेपी को हरा नहीं सके। तो ऐसा क्या हो गया है? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, नरेंद्र मोदी का चेहरा वही है, बाकी सब चीजें कुछ ऐसा बदला नहीं है, उसमें एडिशंस हुए हैं। ऐसा क्या कारण है जिससे मैं मान लूं कि परिणाम पूरी तरह पलट जाएगा? कांग्रेस आ गई और समाजवादी पार्टी मिल गई और परिणाम पलट देगा। ठीक है। दूसरा देखिए, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा आपके पास अवधेश जी। मैं एक बार चारू प्रज्ञा के पास चलता हूं। चारू प्रज्ञा, अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी थोड़ी मतलब ये कह सकते हैं कि कंफर्टेबल सिचुएशन में है, लेकिन आखिरी दौर की जो लड़ाई है खास करके पूर्वांचल की, वहां पर कहा जा रहा है कि इस बार जातीय जो समीकरण है वो ज्यादा उसका जोर रहेगा, जोर दिख सकता है। क्या लगता है आपको कि यहां पर जाकर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है? रंजीत जी नमस्ते। देखिए, जातीय समीकरण की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को टाटा बाय बाय कह दिया है देश की जनता ने, और एक बार नहीं कई बार कह दिया। और अगर क्योंकि आप पूर्वांचल की इस समय बात कर रहे हैं, मैं याद दिला दूं, पूर्वांचल या पूरे उत्तर प्रदेश में 2014, 17, 19, 22 और अब 24 जनता ने साफ ये कह दिया है कि जो विभाजन की राजनीति करे वो अपने घर बैठा रहे, और इस चुनाव के नतीजे भी कुछ इसी तरीके से रहेंगे। अनुराग जी की बातों को मैं इसलिए सीरियसली नहीं लेती क्योंकि इनके हिसाब से तो इन्होंने हर बार सरकार बनाई है। इनके हिसाब से इनकी मॉडल सरकार 17 में बनी थी, इनके हिसाब से इनकी मॉडल सरकार 19 में भी बनी थी, 22 में भी बनी थी, उसी हिसाब से 24 की भी बात कर रहे हैं। आज की सच्चाई ये है कि देश की जनता मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड और मोदी जी के विजन के साथ है। आज की सच्चाई ये है कि देश की जनता उस नेता के पीछे चलना चाहती है जो भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं, और ये हमारी गारंटी है। ये केवल हम कोई कागज पे बात करने वाले लोग रहे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने एक चेंज देखा, देखिए हर चीज में, स्पेशली वोट शेयर में चेंज, वो मैं अनुराग जी की क्लैरिटी के लिए उनको बता देती हूँ। उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी का लोएस्ट एवर परफॉर्मेंस आपको पता है रंजीत जी कब था? लोएस्ट एवर परफॉर्मेंस उनका तब था जब वो यूपी के लड़के बन के कांग्रेस के साथ चुनाव जीते थे। लोएस्ट एवर परफॉर्मेंस, इतनी कम वोट शेयर उनकी कभी भी नहीं आई। अब यही वो काम इस बार करने निकले हैं जिसको ये गठबंधन बोलते थे। जगदीश शर्मा, तो जैसे पिछली बार का जो रिकॉर्ड था जब दो लड़के साथ आए थे, तो जो परिणाम रहा था, एक बार फिर से उसी तरफ जा रहे हैं हम क्या? उससे भी बदतर। जवाब दे रंजीत भाई, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, चुनाव हैक हो चुका है, इस बात को समझ लीजिए।
मैं 4 दिन पहले बता रहा हूं, कल जो आपको आंकड़े मिलने वाले हैं सरकार के द्वारा, सभी चैनल को अलग अलग, उसमें प्रधानमंत्री को भगवान दिखाया जाएगा, 400 पार दिखाया जाएगा, साधु संत महात्मा से कहा जाएगा, जो पिछले 10 साल से ही हो रहा है चुनाव। मैं हंसो मत, कल आप ही बोलोगे, अब तो आज 300 बोलो, कल 400 आप बोलेंगे, क्योंकि देश में खेल चल रहा है। और मैं दावे से कहता हूं कि चुनाव हैक हो गया, चुनाव हैक हो गया, चुनाव हैक कर लिया। प्रधानमंत्री का वहां साउथ में जाके बैठना और अमित शाह, मेरी बात सुन लीजिए, और अमित शाह का हर चुनाव में कहना कि साउथ में बड़ा दल बन रहे हैं, तो समझ जाइए चुनाव हैक होगा। पिछली दफा आप मीडिया वालों ने कहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा सांप है, सभी गोदी मीडिया ने कहा था नहीं, अमित शाह जी ने कहा ये चलाइए, हम स्वीप कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, जो अमित शाह जी कहते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, और झूठ वो नहीं बोलता जिसको रिजल्ट का पता होता है। ये तो अभी से विदेशियों को लेटर भी लिखने तैयार कर दिए हैं, शपथ समारोह कितनी डेट को कहां हुआ तैयारी कर दी है, लड़के की शादी करने चल रही है, दुल्हन है नहीं है, ऐसा लग रहा है। मैं समझता हूं, दावे से कहता हूं और चैलेंज करता हूं, अगर ये उनकी वीवीपैट की गिनती करा लेंगे, उसकी गिनती करा लेंगे, तो उनका सुपड़ा साफ है। सही कह रहे हैं भदौरिया भाई, जमीन पे साफ है, पर चुनाव यही जीतेंगे, और जीत गए हैं होगा चुनाव। 2 दिन में आप ही जीत गएंगे, मोदी को भगवान बना देंगे। लगता है जो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने अभी जो ट्वीट किया है, लगता है कि जगदीश शर्मा ने वो पढ़ लिया है। उन्होंने लिखा है अभी कि भाई अभी कल से मीडिया वाले जो है 300 सीटों का आंकड़ा पेश करना शुरू कर देंगे और आपको बरगलाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप सावधान रहिएगा, मतदान भी सावधान भी, क्योंकि जब तक आपके हाथ में जो है जीत का सर्टिफिकेट ना आ जाए तब तक आपको सावधान रहना है। तो भाई वो तो 300 सीटें तो वही कह रहे हैं कि 300 सीटें, और आप वही आंकड़ा आप भी दोहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो मतलब मिलजुल कर ये सब काम हो रहा है, आपको पता लग गया है कि 300 सीटें आ रही है। तो भाई ये बात तो हमने नहीं कहा, लेकिन आपने कह दिया कि 300 सीटें आने वाली हैं। जमीन पे सबको पता है देश की जनता मोदी के खिलाफ है। अरे तो 300 सीट का आंकड़ा तो हमने नहीं दिया ना, की बात कर हमने तो नहीं दिया ना। मोहन जाके बैठ गए अनुराग भदौरिया, 300 सीट तो हम नहीं दे रहे हैं, ये अखिलेश यादव ही दे रहे हैं। 400 भी देंगे, अखिलेश यादव 400 भी देंगे, मैं दाव से कहता हूं। भाई हमारे एग्जिट पोल के पहले उन्हीं का एग्जिट पोल आ गया। अब दिक्कत यह है कि आपकी मानसिकता का आइडिया कितना बता रहे हैं। अरे मैं इंडिया गठबंधन 305 इससे सवाल पूछ रहे हो भाई। ठीक है, देश को ठीक है। अनुराग भदौरिया बोलिए। हाँ जगदीश शर्मा रुकिए जरा, अखिलेश जी का ट्वीट है तो जरा अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेते हैं ना। देखिए हम लोग मीडिया को इतना समझ चुके इतने सालों में कि मीडिया की तो रीढ़ बची कहाँ है। मैं तो वही खोजता रहता हूँ, इसीलिए 4 तारीख को आपको आजादी दिलानी है। हम पत्रकार की आजादी दिलाने के लिए भी लड़ रहे हैं, जो कम से कम अपनी बात कह पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं देखो हमने बता दिया, यही आप कल यही आप कहेंगे कि ऐसा ही आप चलाएंगे। हम जानते हैं ना आप क्या चलाएंगे। भाई भारतीय जनता किसी भी चैनल की हिम्मत का है जो बीजेपी के खिलाफ चला दे। जानते हैं कि अगर पिछले 4 जीत जो है वो क्या मीडिया ने दिलाई है क्या, कि भाई लोगों ने दिलाया? आप सवाल अनुराग भदौरिया एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए कि भाई चुनाव आप लोग लड़ते हैं, वोट जनता देती है और जिताने हराने का काम मीडिया करता है। क्या सवाल पूछ पाएंगे आप? क्या जवाब दे रहे हैं भाई? क्या पिछली 4 हार के लिए हम जिम्मेवार हैं? आप क्या पिछली बार क्या बीजेपी की हर जीत के लिए हम जिम्मेदार हैं? अरे भाई लोग वोट कर रहे हैं भाई। तो आप एक तरीके से जब आप ये कह रहे हैं कि आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं तो आप लोगों को भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी गलत चुनाव कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई? हमारे बीच में चिल्ला रहे हो, आपकी औकात है कि हम बोल रहे हैं तो मेरे बीच में आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हो। इससे पता चलता है कि आप कितने डरे सहमे हो। अनुराग बात तो जाने दीजिए ना। अनुराग भदौरिया, आप सही जवाब नहीं दे रहे, सही सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे ना आप कहीं का कहीं चले जा रहे हैं। आप सिर्फ हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे ऊपर आरोप लगा देने से अगर आप जीत जाते तो चलिए मैं 1 मिनट के लिए वो भी मान लूं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। जनता तो जो बीजेपी बोलता है उसी में हाँ, मुझे 10 सेकंड का समय बीजेपी जो बोल रहा है बस हाँ बहुत अच्छा, ऐसे दबे पड़े हो। हमको आपको उठाना है, आपको दबने नहीं देना है। बीजेपी ने आपको दबा दिया है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी एकदम संक्षेप में एक टिप्पणी कह रहे हैं कि हमें पत्रकारों को उठाना है और ये दबे हुए हैं, इनके बोझ तले इनको उठाना है। ये तो राहुल गांधी से शुरू हुआ है। राहुल गांधी जी ने कहा 4 तारीख को पत्रकारों के मीडिया की स्वतंत्रता का दिन होगा, तो वो इको गूंज रहा है। अब ये लोग पहले अपनी, अनुराग भदौरिया अपनी स्वतंत्रता तो तय कर लें, इनकी कब स्वतंत्रता होगी, कब सच्चाई स्वीकार करेंगे, कब अखिलेश जी को बताएंगे कि कहां आपकी लोकप्रियता गई है।
तो इस समय पूरा अब देख रहे हैं, जब कोई बड़ा नेता खड़ा होकर के मंच से पत्रकारों को गालियां दे कहे कि चमचा चमची इंटरव्यू कर रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि इनका क्या मेंटल लेवल है। इस प्रकार की भाषा हम लोगों ने कभी सुनी नहीं थी। शर्मनाक है, अपने आचरण पर व्यवहार नहीं करते हैं, टेलीविजन पर बैठ के सभ्य भाषा बोल नहीं सकते हैं कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अब मान लीजिए आप जीत जाएंगे तो हम मान लेंगे हमारा आकलन गलत है, इसमें कहां समस्या होगी। लेकिन आप कभी जीतते नहीं है, लगातार हारते हैं और लगातार हमारे आंकड़े सही होते हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं आती है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, किसी को शर्म नहीं आती है, इस प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं आप। नहीं, आप ये बताओ ना, 2017 से आपकी कौन सी बात सही हुई है? नहीं, आप तो मेरे साथ 50 डिबेट में रहे, 2017 से एक बता दीजिए ना कि आपकी सही हो गई है। पत्रकारों को बैठ कर नहीं, एक बताइए ना, आप शर्म आनी चाहिए आपको। बस आप आजादी दिलाते हैं भैया, अपनी सीमाएं, अपनी औकात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। हम लोग जरूर आपको आजादी दिला सकते हैं, लेकिन आपकी सीमाएं हमको आजादी दिलाने। अनुराग भदौरिया, रनिंग कमेंट्री बंद करिए भाई। अनुराग भदौरिया, दूसरे लोगों को भी बोल लेने दीजिए। चलिए ठीक है, हम जरा हम शुभांकर भट्टाचार्य के पास चलते हैं। शुभांकर भट्टाचार्य, इस बार जो हमारी रिपोर्ट कहती है उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी जो जिन सीटों पे वो पहले जीती थी वो तो उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा 11 और सीटें ऐसी है जिस पर कि वो बहुत कड़े मुकाबले में है, और इसका नतीजा क्या होगा तो हम कल बताएंगे, लेकिन कड़े मुकाबले में है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जिन 33 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं उनमें से करीब 29 सीटों पे कड़ा मुकाबला है आज की तारीख में टीएमसी और बीजेपी के बीच। भाई, इस बार के नतीजे क्या बहुत चौंकाने वाले होने वाले हैं? रंजीत जी, मैं चीजों को ना मैं आंकड़ों के साथ बात करना ज्यादा पसंद करता हूं। मैं यहाँ पे तर्क करता रहूंगा, आप उधर से तर्क करते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे सीधी सी बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2019 के इलेक्शन से अगर हम यहाँ पे देखें, 2019 में जब उनकी जब जीत हुई थी तो कहा गया था कि बंगाल में उन्होंने टीएमसी में बहुत बड़ी सेंधमारी की है। आप भी लोग कहते थे, तमाम चैनलें कहती थी, मैं सिर्फ एक चैनल की बात नहीं करूंगा, तमाम लोग कहते थे। जब ये बात कही गई तब भी हम लोग ने ये बात सामने लाए। आंकड़े जो बताते थे वो ये था कि भाई 2014 में जो वोट फीसदी जो टीएमसी के साथ था वो था तकरीबन 46%, 46 कुछ परसेंट। जो 2019 में जो गिरा वो गिर के कितना हुआ, 43.7%, यानी कुल मिला के 3% से भी कम। और बीजेपी का जो परसेंटेज जो बढ़ा था वो था 40%। अब अगर वो बढ़ के 40% तक आती है तो 3% कट के तो 40% नहीं बन गया होगा ना। उनको जो मिला था, जो पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ था वो हुआ था, कम्युनिस्ट पूरा शिफ्ट कर गया था, जो इधर से पूरे वोटर्स थे वो उधर शिफ्ट किए थे, क्योंकि इनके पास जो नेता थे कोई अलग से लाए हुए नेता नहीं थे, वो वही नेता थे जो कम्युनिस्ट से निकल के आए थे, वही सब चारों तरफ ज्यादातर गए। खैर, एक तो ये बात हुई। फिर मैं आ जाता हूं 2021 में इलेक्शन आई। उस समय सब बहुत बढ़ चढ़ के कहा जा रहा था कि इतना बड़ा जीत जो है उसमें देखा गया है कि जहां पे बीजेपी 2 सीट नहीं थी 18 सीट लाई है। 2021 में तो ये मान लिया गया था कि वहां पे बीजेपी स्थापित हो चुकी है। ठीक है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। मैं जानता हूं आपको ये बात शुभांकर भट्टाचार्य, मुझे लगता है कि आप टोक इसलिए रहे क्योंकि आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, अच्छी और बुरी लगने का सवाल नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि मैंने कौन सा कह दिया कि आप गलत बात कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई विधानसभा और लोकसभा के आंकड़े अलग अलग दिखे ना भाई। ये बात भी तो सच है कि लोकसभा के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा हुआ था ना। अगर लोकसभा के हिसाब से अगर नतीजे आते तो वहां कुछ नतीजे और हो सकते थे, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूं क्या जो मैं कह रहा हूं फैक्ट नहीं है क्या? जो मैं कह रहा हूं फैक्ट नहीं है क्या? अब मैं बोलूं? हाँ, बोलिए ना। अब तो सुन लीजिए। हाँ भाई, हमारे लिए दोनों इलेक्शन एक इसलिए था क्योंकि वहां तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी मोदी जी पहुंचे थे, ये दाढ़ी बढ़ा के पूरा। आप रविंद्रनाथ टैगोर बन के पहुंचे थे वहां पे अमित शाह लड़े थे। वहां कौन फिगर आपका चेहरा था, सीएम का चेहरा था? आप मुझे बताइए, कोई सीएम का चेहरा रखा गया था? पूरा बस गए थे आपके पीएम साहब, आपके होम मिनिस्टर वहां पे बस गए थे, परमानेंटली बस गए थे। और वहां पे आते थे आदित्यनाथ, तब भी लड़े थे। और एक जुमला फैलाया गया था, 2 मई दीदी गई। और ये भाई वहां पे और किसी से लड़ाई होती नहीं थी, रात दिन सुबह शाम वहां पे प्रधानमंत्री जी दिखते थे। तो मैं क्यों कहूं कि वो लड़ाई अलग, ये लड़ाई अलग? लेकिन वो प्रधानमंत्री चुनने का इलेक्शन नहीं था। इसके बावजूद भी ये प्रधानमंत्री चुनने का इलेक्शन तो नहीं था ना। इतनी बात तो जनता को समझ में आती है ना शुभांकर भट्टाचार्य,
इतनी बात तो सब लोग समझते हैं। अच्छा बताइए, 2 मई दीदी गई, आप लोगों ने फैलाया था नहीं फैलाया था? कहा था हमने क्यों फैलाया? कमाल करते हैं भाई, हम दीदी की लड़ाई हमसे थी क्या? अरे जिनकी लड़ाई जिससे थी वो इसका जवाब चारू प्रज्ञा देंगी भाई, इसका जवाब चारू प्रज्ञा दे सकती है। मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्यों फैलाऊंगा उसको, या कोई मीडिया चैनल क्यों फैलाएगा? सिंपल सा विश्लेषण भाई जिसकी लड़ाई फायदे के लिए, मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूं। हाँ। लेकिन जहां पे आंकड़े लेके बात है तो आंकड़े तो सुन लीजिए। चारू प्रज्ञा क्या पश्चिम बंगाल में इस बार जिस तरह के, जैसा कि कह रहे हैं शुभांकर भट्टाचार्य कि भाई ये जैसे पूरी ताकत लगाने के बाद भी पिछली बार कुछ खास नहीं होकर पाए विधानसभा में, वही उसी तरह के नतीजे आने वाले हैं इस बार पश्चिम बंगाल में। रंजीत जी देखिए, कोई भी चुनाव जीतना जादू नहीं होता। और अगर ये पश्चिम बंगाल की भी बात करते हैं, आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितना बड़ा, उससे 5 साल पहले के चुनाव से आप अगर तुलना करेंगे तो दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस बंगाल के लोगों ने दी है, और यही सच्चाई है। अब आप बंगाल की बात करें या तेलंगाना की बात करें, रातों रात जादू नहीं होता। किस बात से उम्मीद है आपको बंगाल में? इस बार किस बात से उम्मीद है आपको बंगाल में? मुझे इस बार पूरा यकीन है, जिस तरीके से बंगाल चलता आ रहा था पिछले कुछ समय से, जनता अब उस चलन को सहारा नहीं देने वाली है। इस बार मेरा दावा है 30 सीटें आएंगी हमारी बंगाल में। अब आप देख लीजिएगा। देखिए, ईवीएम का रोना ये इसीलिए रोते हैं क्योंकि ये भूमिका बांधते हैं अपने चुनाव हारने की। अगर ईवीएम की बातों में कोई भी सच्चाई होती तो चाहे कांग्रेस की सरकार बनी होती क्या हिमाचल प्रदेश में, या कर्नाटक में कांग्रेस जीती होती, या बंगाल में ममता दीदी की सरकार होती। सच्चाई ये है कि देश की जनता बहुत समझदार है। मोदी जी की लोकप्रियता आप किसी भी पायने पे मेजर करें। देखिए, बीच में मत बोलिए शुभांकर जी, मुझे लगता है कि हाँ, जो सवाल हमने आप लोगों से सबसे एक बार राजकुमारी हो गई, जरा मुझे लगता है कि हमने लोगों से जो सवाल किया था उसका भी एक बार जवाब इसमें शामिल कर लेने की जरूरत है। जरा जल्दी दिखा दीजिए कि वो 3 सवाल जिसके कि हमने जो सवाल हमने जनता से पूछे थे, हमारे दर्शकों से पूछा था, उसका क्या रुझान है अभी तक। हमने सवाल किया था कि इनमें से किस राज्य में एनडीए और इंडी गठबंधन में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है आपको, तो उसमें से 19% लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, 31%, 32% लोग कह रहे हैं बिहार, और करीब 50% के आसपास 49% लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे कड़ा मुकाबला है इस बार। तो जैसा कि शुभांकर भट्टाचार्य कह रहे थे, बिल्कुल सही, कमोबेश उसी लाइन पर लोग भी कह रहे हैं कि सबसे कड़ा मुकाबला है और बहुत बड़ी लड़ाई है पश्चिम बंगाल में। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं लोग, जरा देखिए। सनातन बनाम हिंदू विरोध, ऐसा मानने वाले लोग हैं करीब 66%, और 23% लोग कह रहे हैं कि आरक्षण और संविधान की रक्षा वाला जो सवाल है वो सबसे बड़ा मुद्दा था, और 10% लोग कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी का जो सवाल है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है इस चुनाव में। तो ये जो सनातन बनाम हिंदू विरोध, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं। अवधेश जी, अब समय कम है, मैं चाहता हूं कि एक क्लोजिंग कमेंट इस लाइन पे हो जाए कि ये जो चुनाव था, ये 6 चरण में मतदान हो चुके हैं, और एक आखिरी वोटिंग बची है, सिर्फ वोटिंग बची है क्योंकि चुनाव प्रचार तो खत्म ही हो चुका है। तो एक तरीके से देखा जाए तो चुनाव अभियान का समापन हो चुका है, उस तरीके से देखा जाए तो ये चुनाव किस बारे में था? जो हमने मुद्दे बताए उसमें से आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये चुनाव किस बारे में रहा? नहीं, विपक्ष ने इसको, आपने जो आरक्षण और संविधान बताया, विपक्ष ने उसको बनाने की कोशिश की। देखिए, ये चुनाव 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ देश में जो एक अस्थाई विभाजक रेखा कायम हुई, वहां से शुरू हुई। विपक्ष ने भी इसको बनाया कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए। सेकंड इसमें ऑप्शन लोगों के पास यही था। और दक्षिण भारत में पूरा ये जो सनातन और हिंदू विरोध है, इस बार दक्षिण भारत से लेके और वो पश्चिम बंगाल तक बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 2014 का चुनाव तो एक विद्रोह था और नरेंद्र मोदी के एक्सपेक्टेशन था। 2019 उनकी उपलब्धियों का था। 2024 एक स्टेबिलिटी, हिंदुत्व, राम मंदिर और भविष्य के जो सपने हैं 2047 में ले जाना, वो उसका एक चुनाव था कि भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा कि नहीं बनेगा। बाकी विपक्ष अपने अनुसार से करता है, वो करता रहे। लेकिन पश्चिम बंगाल पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल इस समय जैसे वामपंथियों के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध वामपंथियों ने सत्ता पलट किया, जैसे वामपंथियों का
ममता बनर्जी ने सत्ता पलट किया, लोगों को लगा कि उनके कुशासन, ठीक वही स्थिति भाजपा की इस समय तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध है। हाँ। अब वो चूंकि वहां इतने रिगिंग है, इतनी हिंसा हो रही है, लोगों के साथ मारपीट होती है, इतना भय है कि कितने लोग करते हैं अलग बात है, लेकिन बीजेपी अभी के सभी चुनाव से पश्चिम बंगाल में बेहतर करेगी, ये मैं आपके चैनल से भविष्यवाणी कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया अब नहीं है। जगदीश शर्मा, ये जब हम जनता कह रही है कि ये चुनाव सनातन वर्सेज हिंदू विरोधियों का चुनाव था, एक ऐसे समय में ये बात आ रही है जब हम सबको पता है कि इंडी गठबंधन के नेता बॉर्डर तक जाकर भी चुनाव राम मंदिर नहीं गए, वहां चुनाव प्रचार करने गए लेकिन राम मंदिर नहीं गए। इस हद तक नफरत, इस हद तक दूरी आपने बनाए रखी, तो क्या ऐसा माना जाए कि ये चुनाव इस पर एक मैंडेट देगा? रंजीत भाई, ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी था और जनता ठगी गई है। दो ठगों ने देश को ठग लिया है, चुनाव को हैक कर लिया है। 4 तारीख को ये 300 पार के आंकड़े दिखाकर आप भी शोर मचाएंगे कल से, और ये चुनाव इन्होंने जीत लिया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ये बचा सकता है, अगर वीवीपैट से गिनती हो जाए तो इनका सुपड़ा साफ है, अन्यथा चुनाव लूट हार मान लिया आपने। फाइनल रिजल्ट यही है, हार मान लिया, रिकॉर्ड कर लो। आज आपने हार मान लिया कि आप चुनाव हार रहे हैं। 100% ईवीएम से चुनाव लूट लिया, मान लिया। मुझे पता है ईवीएम से चुनाव लूट गया है, किसी की कोई चलने वाली नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की मालिक है, वो रक्षा कर सकता है। आने से पहले आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया है। जो लोग ज्यादातर मौके पर इस तरह की बात करते हैं, जब चुनाव के नतीजे आने लग जाते हैं, आप हारने लगते हैं, तब ईवीएम की बात होती है। अभी ईवीएम की बात आपने पहले शुरू कर दी, इसका मतलब कि मान लिया जाए ना कि आप हार रहे हैं चुनाव। जिस देश की जनता, जिस देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री को बुरा भला कह रही है सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ बोल रही है हर जात हर धर्म का आदमी। क्लोजिंग कमेंट चारू प्रज्ञा चुनाव जीत रहे हैं। कहीं इन्होंने, जगदीश शर्मा ने सरेंडर कर दिया, उन्होंने मान लिया कि भाई हम चुनाव हार रहे हैं क्योंकि सब ईवीएम हैक है और सुप्रीम कोर्ट ही बस बचा सकता है। देखिए रंजीत जी, इनकी इन बातों पर तो हम हंस ही सकते हैं, क्योंकि इनकी ईवीएम की कहानी अब पुरानी हो चुकी है। जब ये चुनाव जीत जाते हैं किसी प्रदेश में, ईवीएम की कहानी भूल जाते हैं। जब ये हारने की तैयारी कर रहे होते हैं, ईवीएम का ये रोना शुरू कर देते हैं। आज देश की सच्चाई ये है कि अगर कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ होगा, वो ये आपको याद दिलाएगा कि अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो मोदी जी की पॉलिसी के तहत आयुष्मान योजना के कार्ड के साथ उसका इलाज होता है। गाँव के लोग आपको बताएंगे अब मेरे घर में नल से जल आने लगता है। ये सारी चीजें, ये सारी वजह है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज है जिनकी वजह से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। ये कोई हवाई बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हमारे पास समय इतना ही था। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब तक विनर वाला सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए तब तक आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये 300 का माहौल बना रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बन रही है। वहां पोर्टफोलियो भी बंटना शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे। और दूसरी तरफ जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव हार रहे हैं और मोदी जीत रहे हैं। अब क्या हकीकत है, ये दोनों पार्टियों के लोग आपस में तय कर लें। इस बीच मूड मीटर में अब वक्त है कि हम आज के जो विनर हैं, लकी वोटर हैं, उनका नाम अनाउंस करने का। प्राची वर्मा उत्तर प्रदेश, अरुण बंसल पंजाब के हैं, इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आपके स्क्रीन पर, और देवाशीष दास पश्चिम बंगाल और पद्म कुमार झारखंड से हैं, इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 नंबर आपके स्क्रीन पे है। इन चारों को मूड मीटर की तरफ से मिलता है आज का इनाम। और आज इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर खबरों का सिलसिला जारी है।